नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और आपको हम दिखा रहे हैं खनन का खूनी खेल, स्थानीय प्रशासन फेल। तो आज हम अपने खास प्रोग्राम में बात करेंगे खनन के खूनी खेल की। दरअसल उत्तर प्रदेश में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है। जिले दर जिले ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां खनन माफिया खुलेआम खनन करते नजर आ रहे हैं और अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए किसी की जान लेने से भी हिचकते नहीं हैं। अभी एक दिन पहले ही फर्रुखाबाद में खनन माफियाओं का तांडव देखने को मिला, जब खनन माफियाओं ने एक सिपाही की आपको बता दें ट्रैक्टर ट्राली से कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं ताजा मामला सिद्धार्थ नगर से है, जहां जिले में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में गोलहोरा थाना क्षेत्र में खनन माफियाओं के ट्रैक्टर ट्राली के नीचे आने से 18 वर्षीय युवती की जान गई थी। इसके अलावा खनन में प्रयोग ट्रैक्टर ट्राली पलटने से ड्राइवर की दबकर मौत हो गई थी। इस तरीके के मामले जिले दर जिले सामने आ रहे हैं, लेकिन खनन माफिया बेखौफ अपने कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। बुलंदशहर व कौसाम्बी से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन खनन माफियाओं को न तो प्रशासन का खौफ है और न ही शासन का। मानक को दरकिनार करके ये खनन माफिया लगातार जेसीबी और डंपर लगाकर दिन के उजाले में खनन का खेल खेल रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार आंखें मूंद कर बैठे नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि एक तरफ जहां योगी सरकार माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है, वहीं खनन माफिया बेखौफ होकर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इन खनन माफियाओं में किसी तरह की कोई कार्रवाई का डर नजर नहीं आता है। अब यह बड़ा सवाल है कि इन माफियाओं पर, खनन माफियाओं पर बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी। क्या घटना हुई आपके भाई के साथ? ये सुबह आया था, यहाँ पे काम करता था और जो यही जो चौकीदारी सी कर रहा है, एक किस्म से समझ लो, मोमबत्ती जला रखी खाट पे, काम करता है, रात में लेट जाता बैठ जाता और मोमबत्ती जली हुई थी इस पर खाट पे। और ये डंपर वाला पीछे को बैक कराओ या कैसी भी, इसकी कोई हमें पता नहीं है, इसने डंपर चला दिया। मिट्टी भरा हुआ डंपर था? हाँ, मिट्टी भरा हुआ स्टार्ट है मौजूदा। क्या नाम है भाई का? क्या नाम? साजिद। पुलिस मौके पे पहुंची? जी, दिन निकल गया। अभी तक आपने पुलिस को कोई लिखित शिकायत दी है? नहीं, कोई लिखित शिकायत नहीं दी, बस वैसी कंप्लेंट चल रही है। क्या नाम है आपका? दिलशाद। क्या घटना हुई है यहाँ पे? ये घटना ये हुई, सुबह से 4 बजे का हादसा है ये। और ये लड़का घर से आया था, आते जाता रहता, चौकीदारी के हिसाब लगा रखा उसने। यहाँ सुबह दिन में काम करता और रात में चौकीदारी कराया जाता है। क्या हुआ फिर? ये लेट आता है यहाँ चरपाई पे, पीछे डंपर वाला मट्टी उतार रहा था, उधर उतार रहा था मट्टी, इधर वो डंपर लगाया उसने, उसका नहीं करा ध्यान, या क्या हुआ, इस पर डंपर चढ़ गया लड़के पर, मौत हो गई। मौत हो गई। क्या नाम है उनका? साजिद के नाम है उसने। आपके कौन लगते हैं? गाँव का भैया है हमारा। कौन से गाँव का? सब बोला। जो खनन से संबंधित अवैध खनन की अगर कोई सूचना मिलती है तो उसमें तत्काल मेरे द्वारा, सीओ साहब के द्वारा और हमारी जो तहसील प्रशासन की टीम है उसकी नियमानुसार जांच की जाती है। अगर उनको परमिशन है, जिले से परमिशन दी जा रही है, तब कोई कार्यवाही नहीं होती है। अगर उसके ऊपर कोई जिले से किसी प्रकार की परमिशन नहीं है, अवैध रूप से खनन किया जाता है, तो उनकी तत्काल रिपोर्ट बनाकर जिले पर भेजी जाती है और उसके बाद उस पर पेनल्टी और जो भी जिस तरीके का दंड लगना होता है, दंड लगाकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। हमारे क्षेत्र में कहीं पर भी अवैध खनन की यदि शिकायत आती है तो उसमें राजस्व और पुलिस विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर जाकर जांच की जाती है। यदि वह खनन अवैध प्रतीत होता है या रात्रि में खनन होता है या जेसीबी से खनन होना पाया जाता है तो नियमानुसार सीजर की कार्यवाही उसके खिलाफ की जाती है तथा रिपोर्ट संबंधित विभाग को प्रेषित कर दी जाती है। इसके संबंध में पुलिस विभाग का ये स्पष्ट निर्देश है और हम लोगों ने मुहिम भी चला रखी है कि कहीं पे भी अवैध खनन की शिकायत यदि मिलती है तो तुरंत सीजर की कार्यवाही होगी एवं कोई भी खनन माफिया पुलिस के खिलाफ या मौके पर गए किसी भी अधिकारी या सरकारी कर्मी के खिलाफ कोई भी इस प्रकार की हिंसा या गाड़ी चलाने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध बेहद सख्त एवं नियमानुसार कार्यवाही उसके विरुद्ध की जाएगी।
तथ्यांश है कि अवैध रूप से परमिशन के नाम पर लगातार खनन किया जा रहा है और रात्रि की आड़ में लगातार खनन माफिया लगातार ट्रॉली और डंपरों पे खनन कर रहे हैं। और देखिए अगर तस्वीरों की बात करें तो देखिए मेरे कैमरे में 4 तरह की तस्वीर दिखाएं, अगर यहाँ बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखिए खनन माफियाओं की अवस्था की आड़ में लोग देखिए यहाँ की अगर बात की मट्टी उठाई गई है इस खेत में, जबकि खेत की अगर बात की जाए तो तमाम खेत करीब यहाँ से 15-16 बीघा के आसपास का खेत है। अगर सामने की बात की जाए तस्वीरों की तो दूसरी तरफ देखिए अगर यहाँ हाईवे की किनारे ही जमीन है उसमें डंपरों से और करके भर दिया गया है। और बात की जाए तो सिकंदराबाद तहसील का आया था जो ककोट क्षेत्र में तहसीलदार वहाँ खनन माफियाओं सूचना पर वहाँ खनन को पकड़ने गए थे और खनन माफियाओं ने तहसीलदार के ऊपर खनन माफियाओं ने तहसील की गाड़ी को तोड़ दिया था और होमगार्डों को भी बारिश में घायल कर दिया था। ऐसा ही एक मामला गुलाबपुर में भी आया है। तो गुलाबपुर में खनन माफियाओं के डंपर की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हुई थी और वहाँ परिजनों ने हंगामा काटा था। हंगामा काटने के बाद में हालांकि गुलाबपुर पुलिस मुकदमा जरूर दर्ज किया था और दर्ज करने के बाद में डंपर को अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि वहाँ के अधिकारियों ने भी ये कहा था कि डंपर खनन माफिया में गलत कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होती है लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा, माफियाओं पर लगातार लगाम ली जाएगी। लेकिन बुलंदशहर में खनन माफिया खनन कर रहे हैं और रात्रि की आड़ में गाँव अगर जिले की गाँव थानों की बात करें तो गाँव थानों में खनन बहुत तेजी से चल रहा है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना, इंडिया। तो खनन का ये खूनी खेल लगातार बदस्तूर जारी है। उत्तर प्रदेश में जिले दर जिले ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक शानदार पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अरविंद सिंह जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह जी भाजपा का मजबूती से पक्ष रखते हैं। आनंद राय सपा नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतबीर सिंह जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा कुछ जिलों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, आपके पास आना चाहेंगे। बुलंदशहर की क्या सूरत हाल है? खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। लोगों की जान से भी अब ये खनन माफिया खेलते नजर आ रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है। अगर बात की जाए सिकंदराबाद तहसीलदार के ऊपर ककोट क्षेत्र में जब वो खनन की सूचना पर पहुंचे थे तो खनन माफियाओं ने उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था और उनकी गाड़ियों तोड़-फोड़ भी की थी और दो जो होमगार्ड थे जो उनकी सुरक्षा में थे उनके काफी चोट आई थी। लेकिन उसके बाद भी खनन माफियाओं के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अगर बात की जाए गुलाबसी की तो गुलाबसी में एक खनन माफियाओं के डंपर के नीचे युवक आ गया था। युवक के आने के बाद खनन हालांकि पुलिस ने डंपर को कब्जे में जरूर ले लिया था, लेकिन उसके बाद में जो जिसकी व्यक्ति की मौत हुई है उसके परिजनों को ना तो कोई मुआवजा दिया गया, ना ही किसी तरह की उनके लिए राशि दी गई, सिर्फ मुकदमा दर्ज कर दिया। अगर बात की जाए आज की तो आज लगातार जिस तरह तस्वीर है, अगर एक जो शिकारपुर एसडीएम उनके लिए एक खनन की सूचना दी गई थी तो वहां के जो पहाड़पुर के अगर थाना प्रभारी है उनका कहना यह था कि किसी मंत्री जी का वो दूध का प्लांट बनना है जिसमें उसमें मात्र 10 ट्रॉली की परमिशन थी, लेकिन वहां कम से कम 200 ट्रॉली मट्टी डाली जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर बात की जाए तो सफेद पोस्ट नेताओं की आड़ में जिस तरह से खनन का ये खूनी खेल खेला जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से लगातार माफियाओं पर बिल्डोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, वो जनपद बुलंदशहर में बिल्डोजर की कार्रवाई जनपद माफियाओं पर करनी होगी। अगर बात की जाए डिवाई क्षेत्र की तो डिवाई में भी लगातार खनन हो रहा है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि लोग अवैध प्लॉटिंग की आड़ में जिस तरह से खनन का खेल कर रहे हैं वो लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं और अवैध प्लॉटिंग काट रहे हैं। प्लॉटिंग की काटने के साथ साथ वो अवैध खनन कर रहे हैं, खनन करने का उन्हें बढ़ाव करते हैं। शिकायत करने के बाद भी सिर्फ पत्रकार दोषी होता है, अधिकारी उसे गुमराह कर देते हैं और पत्रकारों की बात को झूठा साबित करने की वजह से अधिकारी और अगर बात की जाए चाहे पुलिस हो या स्थानीय अधिकारी हो या जिला अधिकारी प्रशासन के अधिकारी हो, खनन अधिकारी हो, सबकी मिली भगत के माध्यम से ये तमाम खनन का खेल चल रहा है। और अगर इस पर सख्त से सख्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं संज्ञान नहीं लिया तो लगातार इस तरह का खेल चलता रहेगा। और जिस तरह से अगर देखा जाए फर्रुखाबाद में एक सिपाही को भी खनन माफियाओं के द्वारा मार दिया गया था, तो अगर एक बात की जाए ककोड़ में जिस तरह से तहसीलदार के ऊपर जो ट्रैक्टर चढ़ाया था खनन माफियाओं ने, आखिरकार अगर
उनके ही ट्रैक्टर के नीचे तहसीलदार की अगर आ जाते तो वो घटना को बड़ी अंजाम होता। हालांकि 2 होमगार्ड उसमें घायल हुए थे। उसके बाद मुकदमा जरूर पंजीकृत किया गया था, लेकिन मुकदमा पंजीकृत करने के बाद में सिर्फ कागजों में कार्रवाई होती है, लेकिन अगर धरातल पर अगर सच में कार्रवाई हो तो खनन माफियाओं की पूरी तरह से कमर तोड़ी जाएगी। और इसीलिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को, चाहे वो एसएसपी हो, डीएम हो, एसडीएम हो, सीओ, सभी को सख्त कार्रवाई करनी होगी और खनन माफियाओं की कमर तोड़नी होगी। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश दे रहे हैं और निर्देशों के बाद भी उन्हीं के प्रशासन के अधिकारी, उन्हीं के लोग, उन्हीं के अधिकारी और उन्हीं के, अगर बात की जाए सफेद पोस्ट नेताओं की, तो वो कहीं ना कहीं पलिता लगाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से आप देखा गया है कि एक इंस्पेक्टर के द्वारा बताया जाता है कि ये मंत्री जी के दूध का प्लांट बनना है, कहीं कहीं किसी मंत्री का है, कहीं किसी विधायक के, तो लगातार जिस तरह से कहीं ना कहीं जो सवाल आ रहे हैं, जो अधिकारी कहीं ना अपना पल्ला झाड़ते और सफेद नेताओं की आड़ में जो जिस तरह से खनन का खेल खेला जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खनन को लेकर, माफिया को लेकर लगातार बहुत सख्त हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो नीचे के अधिकारी, उनके मंसूबों को पलीता लगा रहे हैं। और देखना है, अगर देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही आता है कि पुलिस जो एक परमिशन लेते हैं, परमिशन की आड़ में जो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर जो परमिशन लेते हैं, वो लेते तो सड़कों के नाम की, और जो उस सड़कों के नाम की परमिशन को लेकर कहीं पॉप लाइन के द्वारा खनन करते हैं, कहीं जेसीबी के द्वारा खनन करते हैं। तो लगातार जिस तरह से अभी अगर बात की जाए अगर डिवाइस क्षेत्र की, तो डिवाइस क्षेत्र में एक पॉप लाइन के द्वारा एक जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने सड़क पे मिट्टी डालने की, जो सरकारी टेंडर जो मिट्टी सड़क पर रही थी, जो हाईवे पर ना था, उसमें मिट्टी डालने की परमिशन ली थी, लेकिन उसकी आड़ में उन्होंने काफी लंबा चौड़ा बियर हाउस में मिट्टी डाली। और मिट्टी डालने के बाद में जब कोई अधिकारी वहां जांच करने जाता तो वो परमिशन को दिखा देते, लेकिन अगर बात में सच्चाई की जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली आखिरकार अधिकारी उस परमिशन को नहीं पहचान पाते, जो स्वयं उस परमिशन को दे रहे हैं, और उस परमिशन को नहीं पहचान। आखिरकार मट्टी जो परमिशन दी गई है, किसके लिए दी गई है और मट्टी कहाँ पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक अधिकारियों का कहीं ना कहीं निश्चित रूप से संलिप्त होना देखा जा रहा है। निश्चित रूप से अनिल, कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर उठता है कि संलिप्तता तो जरूर होती है प्रशासन की, नहीं तो खुलेआम ये काला खेल कैसे चलता रह सकता है। अनिरुद्ध पांडे हमारे साथ कौशाम्बी से जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, आपके पास आना चाहेंगे, कौशाम्बी की क्या सूरत हाल है? कौशाम्बी में भी लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। खनन माफियाओं का काला कारोबार लगातार फल फूल रहा है और खूनी खेल में भी अब ये खनन कारोबार बदलता नजर आ रहा है। जी, आपको बता दूं कि खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और अधिकारियों को सारी इसकी जानकारी होती है। रात के अंधेरे में बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर यमुना नदी का सीना चीरकर, यमुना के जलधारा से बड़ी बड़ी मशीनों को लगाकर, मैंने विजुअल भी आज सुबह ही भेजा अपने टीवी स्क्रीन पर, आप दिखा सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर यमुना नदी से मोरम निकाला जा रहा है, जिसका ये परमिशन नहीं होता है सरकार के द्वारा। योगी आदित्यनाथ जी के पास जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास ये खनन विभाग है, उसके बाद भी माफियाओं के इतने हौसले बुलंद हैं कि रात दिन खनन किया जा रहा है। ओवरलोड गाड़ियां रोडों पे दौड़ रहे हैं, लगातार ट्रैक्टर, ट्राली, ट्रक, डंपर, जिससे रोडों पे हादसे लगातार हो रहे हैं। और फिलहाल में एक सरायकिल थाना कस्बा, सरायकिल थाना में एक सिपाही की डंपर से चालक ने चढ़ाकर उसको मौत के उतार दिया, जिससे प्रशासन ने कई दिन तक ओवरलोड गाड़ियों पर कार्रवाई किया। फिर उसके बाद शांति पूर्वक अवैध रूप से ओवरलोड गाड़ियां निकल रही हैं। प्रशासन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। वहीं खनन विभाग के अधिकारी, जो जिम्मेदार जिले के खनन अधिकारी हैं अजीत पांडे, से मैं सुबह से प्रयास किया कि उनकी बाइट हो जाए इस संबंध में कि अवैध रूप से यमुना नदी से बालू निकाला जा रहा है, जलधारा से निकाला जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जा रही हैं। इनकी क्या खुली छूट दी गई है खनन अधिकारी के द्वारा, या जिले के जो जिला अधिकारी हैं राजेश कुमार राय जी, उनके द्वारा खुली छूट दी गई है? क्या है ये सारा कारोबार सफेद पोस्ट नेताओं के साथ और माफियाओं के साथ मोरम का काम हो रहा है, चाहे वो माटी खनन हो, चाहे जो भी 3 मीटर की खुदाई का वो होता है, 7-7, 8-8 फुट गहरा तालाब जैसे मिट्टी का खनन होता है। भट्टों में पता जितनी परमिशन दी जाती उससे कई गुना खनन किया जाता है, अवैध खनन किया जाता है। इसकी कहीं ना कहीं अधिकारियों से मिली भगत की वजह से खनन किया जाता है। जी निश्चित रूप से अनिरुद्ध, आप हमारे साथ बने रहिए। पुरुषोत्तम, आपके पास आएंगे, उससे पहले हमारे कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश शुक्ला कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं।
गिरीश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अगले दर्शक हमारे कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय योगी आदित्यनाथ सक्षम है हर कार्रवाई करने में, और वो कार्रवाई कर भी रहे हैं जिस प्रकार से आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप दिखा रहे हैं जी। ये आपके लिए और आपके प्रदेश के लिए एक विजय की बात है, एक बात। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ, खनन माफिया के ऊपर अगर किसी ने नकेल कसी है और खास तौर पे अखिलेश यादव के नाक में नकेल डाल करके और उसको खींच के रखा, उस महिला का नाम था दुर्गा शक्ति नागपाल। मैं आज जब भी याद करता हूँ ऐसे विषय आते हैं तो मैं उस महिला को याद करता हूँ। कितनी दबंग महिला थी जिसने भुक्कल नवाब जिसने विरोध किया दुर्गा शक्ति नागपाल का। अखिलेश यादव ने उनको सस्पेंड किया, उनके ऊपर कार्रवाई की, उनको चार्जशीट दी, परंतु मुलायम सिंह यादव ने देखा कि ये तो कार्रवाई बढ़ जाएगी, मेरा बेटे की जो है मुख्यमंत्री शिप चली जाएगी, तो उन्होंने इंटरवीन किया और जब जाकर के ये समझौता हुआ। आजकल शायद बांदा में है वो मैडम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुर्गा शक्ति नागपाल ने जो करिश्मा करके दिखाया, क्या और अधिकारियों में ऐसा करिश्मा आ सकता है? क्या इतनी ताकत है किसी अधिकारी में कि जो दुर्गा शक्ति नागपाल का मुकाबला कर सके? निश्चित रूप से चंद्र प्रकाश जी, ये बड़ा सवाल है कि ऐसे अधिकारी निश्चित रूप से अंकुश लगा पाते हैं, लेकिन ऐसे अधिकारियों को काम करने की छूट नहीं दी जाती है और उन पर तरह तरह के मामले थोप दिए जाते हैं। अब अगले दर्शक का रुख करते हैं। गिरीश शुक्ला हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। गिरीश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देश में पानी, मिट्टी, गिट्टी, मौरांग आदि जो भी इस प्रकार के आइटम हैं, उन्हें राष्ट्रीय संपदा तत्काल प्रभाव से कानून बनाकर घोषित करें, और जो इसकी लूट करते हैं ये माफिया नहीं है, इन्हें डकैत घोषित करें, और डकैतों से कैसे निपटा जाए इसका कानून बनाकर केंद्र सरकार दे, क्योंकि प्रांतीय सरकार ये कर नहीं पाएंगी, क्योंकि प्रांत एक दूसरे प्रांतों से जाके चोरी करके ले आते हैं, और इसका कड़ा कानून बना करके दें और पूरा केंद्र सरकार के देखरेख में खनन होगा। प्रांतीय सरकारों को इससे बिल्कुल हटा दिया जाए और इसके सुरक्षा के लिए सुरक्षा व्यवस्था तैनात नियुक्त किया जाए। वो सारे प्रदेश की इस प्राकृतिक संपदा की हिफाजत करेगा। प्राकृतिक संपदा पर केवल केंद्र सरकार का अधिकार है, प्रांतों का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है गिरीश जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपनी राय रखी, तो निश्चित रूप से दर्शकों की राय भी सामने आ रही है और दर्शकों में भी इस तरीके की घटनाओं के बाद निश्चित रूप से रोष देखने को मिल रहा है। हमारे लगातार संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम दुबे के पास आना चाहेंगे, सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम, सिद्धार्थनगर की अगर बात की जाए, सिद्धार्थनगर में भी कमोबेश यही स्थितियां हैं और लगातार सिद्धार्थनगर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं और कई घटनाएं सिद्धार्थनगर में भी देखने को मिली हैं खनन से जुड़ी हुई। जी मनोज, आपको बताना चाहेंगे सिद्धार्थनगर जिले में खनन का जो काला कारोबार चल रहा है वो किसके संरक्षण में चल रहा है ये पता नहीं हो पा रहा। हालांकि जो है रात के अंधेरे में जेसीबी और डंपरों के द्वारा लगातार जो है धुलाई की जा रही है और जिले में कई जगहों पर आपको बताना चाहेंगे साफ तौर पे कि सबसे पहली घटना मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील के नायब तहसीलदार जो हैं, वो नायब तहसीलदार की गाड़ी को खनन माफियाओं ने कुचलने की कोशिश की। उसके बाद FIR लॉन्च हुआ, लोग जेल भी गए। दूसरी घटना आपको बताना चाहेंगे कि सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में एक जगह खनन हो रहा था, वहां जो है ट्रैक्टर और टाली में आग लग गई, वहां ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। तीसरी घटना आपको बता दूं कि 3 जून की है। 3 जून को खनन माफियाओं के ट्रैक्टर टाली की चपेट में आने से 18 वर्षीय युवती की मौत हो गई, जो गुलहौरा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। आपको बता दें साफ तौर पे कि जिले में अवैध खनन का कारोबार जोरों पर है। आप कितना भी चीखते चिल्लाते रहो, अधिकारी हैं कि सुनने वाले नहीं हैं लगातार, और इस कार्रवाई न होने की वजह से खनन माफियाओं के हौसले बिल्कुल बुलंद हैं। जी मनोज। हाँ, निश्चित रूप से पुरुषोत्तम, आपका बहुत शुक्रिया आप इस जानकारी के लिए। अनिल मेड़ा, आपका भी बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ बीजेपी नेता और सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतवीर सिंह जी सोशल एक्टिविस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे हम आगे की चर्चा करेंगे। तो खनन माफियाओं का बोलबाला साफ तौर से उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है। जिले दर जिले ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां खनन माफिया बेखौफ होकर खनन का ये काला कारोबार कर रहे हैं और अब ये खनन का काला कारोबार खूनी खेल में भी बदलने लगा है।
जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि खनन में बाधा बनने वाले लोगों को ये खनन माफिया निशाना बना रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिसकर्मी हो, पत्रकार हो या सामान्य मानवीय हो, सामान्य जन हो, जो भी इनके रास्ते का बाधा बनने की कोशिश करते हैं उनको भी ये रास्ते से हटाने में हिचकते नहीं हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद इस विषय पर हम एक अच्छी चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं खनन का खूनी खेल, स्थानीय प्रशासन फेल। दरअसल उत्तर प्रदेश में खनन माफियाओं के जिस तरीके से हौसले बुलंद हैं, हर जिले से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहां खनन का काला कारोबार धड़ल्ले से दिन के उजाले में चलता नजर आ रहा है और प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा नजर आ रहा है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद सिंह जी, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद राय सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सत्यवीर सिंह जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपने पैनलिस्ट से चर्चा करेंगे। उससे पहले मुरादाबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, लोकेश। लोकेश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। लोकेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो शायद लोकेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अरविंद सिंह जी, के न्यूज के मंच पर आपका बहुत स्वागत है। पहली प्रतिक्रिया आपसे ही लेना चाहेंगे। प्रदेश में खनन का जो खूनी खेल चल रहा है, कहां खामियां आप देखते हैं? प्रशासन कार्रवाई की बात लगातार करता नजर आता है और कहीं ना कहीं ये जो काला कारोबार ये भी फलता फूलता भी नजर आ रहा है और अब ये खनन का काला कारोबार खूनी खेल में बदलता नजर आ रहा है। हासिल होती हैं, कुछ आप लोगों के माध्यम से, कुछ अपना प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से इस पे उचित कार्रवाई हो रही है। ये बात नहीं है कि आप कार्रवाई होती ही नहीं, ऐसा कहना सरासर गलत है। हमारी सरकार हर उस अपराधी के खिलाफ है जो हमारे सरकार के में रह रहे हैं और जो अच्छे व्यक्तियों के साथ बुरा व्यवहार करने की कोई भी व्यक्ति अगर कोशिश कर रहा है तो उसको दंड दिया जा रहा है। हाँ, ये गौरव तरफ ये कह सकते हैं कि कहीं कहीं कुछ ऐसी घटनाएं होती जो संज्ञान आने से पहले ही मामला हो जा रहा है, तो उस पर जैसे पता लगा कि ऐसे मैटर है, यहाँ घटना घटी हो, चाहे अधिकारियों के माध्यम से, पुलिसकर्मियों के माध्यम से या आपके माध्यम से, जैसे जानकारी होती है कार्रवाई योगी सरकार त्वरित करती है और ऐसा करती है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोबारा होने, उसकी पुनरावृत्ति न होने पाए। तो कोशिश पूरी सरकार कर रही है। हाँ, कभी कभी कुछ घटनाएं आने में, अपने संज्ञान तक पहुंचने में थोड़ा लेट हो रही है, उसके लिए कोई जरूर कारण हो सकता है। उसका कुछ ऐसा जरूर तंत्र डेवलप किया जाए कि त्वरित हो सके उसका उपाय, कि उनकी हौसले ही ना बुलंद होने पाए, वो जहां सोचे उसकी सोच खत्म कर दी जाए, गलत प्रवृत्ति, ऐसा कुछ उपाय जरूर होना चाहिए। ये जरूर अगर आप लोगों के माध्यम से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही हो तो उसका जरूर कुछ उपाय किया जाएगा। अगर लेकिन ये कहना गलत है कि सरकार कुछ कर नहीं रही। सरकार के संज्ञान में जैसे होता है तुरंत अधिकारी मौके पे जाकर के, अभी घटना जैसे आप कह रहे हैं फर्रुखाबाद की ही घटना जैसे संज्ञान में आया तुरंत कार्रवाई हुई है। 24 घंटे के अंदर अगर अभियुक्त को पकड़ लेना और उसको फिर जो कानूनन विधि के आधार पे जो भी दंड है उसको देना, ये त्वरित कार्रवाई का ही नतीजा है। अगर त्वरित कार्रवाई ना होती तो आज तक पता नहीं कहाँ फरार हो सकते हैं। आप खुद ही जानते हैं, आप पत्रकार में होते हैं कि कहाँ से कहाँ लोग घटना घटाए गायब हो गए, यहाँ देश छोड़ चले जाते हैं। प्रदेश की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो मौके पे ही पकड़ लिया गया, थोड़ी देर बाद ही पकड़ लिया, 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया। तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन हाँ कहीं कहीं अगर कुछ लेट हो रहा है तो उसके लिए जरूर कुछ न कुछ तंत्र ऐसा कुछ हो कि सुझाव के रूप में कहता हूँ कि और त्वरित कार्रवाई हो सके, जिससे सब लोग एक खुशहाल जिंदगी जी सके प्रदेशवासी। हाँ, निश्चित रूप से हमारे एक दर्शक लोकेश हमारे साथ मुरादाबाद से जुड़ गए हैं। लोकेश, आप अपनी बात रख सकते हैं। लोकेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है।
आनंद राय सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर अरविंद सिंह जी ने बात कही कि लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। कैसे देखते हैं आप? कार्रवाइयां भी हो रही हैं और ये कारोबार भी लगातार फल फूल रहा है। जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये जो भी अधिकारी हैं उनका ये खुला हाथ छोड़ दिए हैं कि आप जो चाहो अपनी मर्जी चलाओ, कोई जनप्रतिनिधि से मतलब रखने की जरूरत नहीं है। उनका साफ कहना है कि आप किसी भी नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, इनकी बिल्कुल मत सुनना, आप अपने हिसाब से काम करना। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये स्थिति इसीलिए आई है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो अधिकारी जनप्रतिनिधि के दबाव में रहते हैं। आज कोई सांसद, विधायक जाता है, चेयर छोड़ के ये IPS, IAS अधिकारी खड़े नहीं होते हैं। ये उनका अधिकार है, ये शिष्टाचार है कि वो माननीय है, उनका सम्मान करना चाहिए। वो किसी का कोई सम्मान नहीं करते। जो उनके दिमाग में आता है, लूट मचा के किसी की जान जाए, क्या करना उनको। वो अपने AC कमरे में रहते हैं, वो बड़ी गाड़ी में घूमते हैं, और आप अगर कोई शिकायत लेके जाएंगे तो आपकी शिकायत को अनसुना करके जो मर्जी मन को आएगा वो का काम करेंगे। वो बहुत अगर आपने दबाव बना लिया तो जेल भी भेजने का काम करते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारी हैसियत, तुम नेता हो, तुम्हारी हैसियत 0 है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, अगर वो अधिकारी हैं, वो भी जनता के सेवक हैं। अगर कोई नेता है तो वो भी जनता का सेवक है। तो दोनों लोग मिलके एक सुचारू रूप से साथ मिलकर अगर अच्छा काम करेंगे तो प्रदेश में खुशहाली आएगी। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी नहीं सुनते हैं। ये कहते हैं कि नेता हमारे सब चोर हैं, तुम सुनना मत, अगर तुम सुन लिए तो तुमको ठीक कर दूंगा। तो आपने इतना अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है कि जो काम, हम ये नहीं कहते हैं कि अधिकारी लुटेरे नहीं थे, लेकिन उनके मन में दहशत थी। जो 2500 सिपाही लेके काम कर देता था, आज वो लाखों रुपया लूट ले रहे हैं। उनके ऊपर लग रहा है कि कोई पूछने वाला है ही नहीं है। अगर नेता शिकायत कर रहा तो डंडों से मार के उसे जेल भेजने का काम करे, चाहे बीजेपी का नेता हो, ठीक है आनंद जी, समाजवादी का ठीक नेता है हो। आनंद जी आपके पास आएंगे, आपकी बात आ गई। सतवीर सिंह जी के पास आते हैं। सतवीर सिंह जी, आपने आनंद जी को भी सुना और डॉक्टर अरविंद सिंह जी को भी सुना। डॉक्टर अरविंद सिंह जी कह रहे थे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी क्या आ सकती है जिस पर पूरी तरीके से इस काले कारोबार पर, इस व्यवस्था पर रोक लगाई जा सके। क्या लगता है आपको, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी कोई आ सकती है? आप कैसे देखते हैं इस काले कारोबार को और इन कार्रवाइयों को? मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं डॉक्टर अरविंद सिंह जी से भी यही कहना चाहूंगा जी, भय प्रीत ना होए। अगर प्रशासनिक स्तर पे भय नहीं है तो ये घटनाएं घटती रही है, और जिसके घर से वो व्यक्ति की जान गई है तो शायद उस पीड़ा को वही समझ सकता है। आप व्यक्ति के जाने के बाद में आप पीढ़ी देखिएगा, उसको आज जिस घर में उसके संबंध हुए थे, जहां पे शादी की स्थिति उससे होने वाली थी, उस परिवार के लिए थी, कितनी बड़ी दुर्घटना है वो। उस लड़की के बारे में सोचिएगा कि कितना बड़ा उसका मानसिक हरासमेंट हुआ होगा कि उस परिस्थिति में जहां उसको शादी के बंधन में बंधने वाली थी, आदमी के चले जाने के बाद में बहुत सारी कार्रवाई ठीक है, ये लिपापोती होती है, पर आपका भय, प्रशासनिक भय होना भी बहुत अत्यंत आवश्यक है जनमानस के लिए। और दूसरी, जहां तक खनन प्रक्रिया की बात है, ये प्रशासनिक स्तर पे सारे जितने भी ठेके हैं गवर्नमेंट बेसिस पे उठे होते हैं, और एक एक प्रक्रिया का प्रशासनिक स्तर पे ध्यानगत होता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे SDM लेवल पे हो, चाहे तहसीलदार लेवल पे हो, या किसी भी है। हर अधिकारी को संबंधित अधिकार क्षेत्र में रहते हुए सारी जानकारियां हैं, और उनके संबंधित प्रभार के तो हो ही नहीं सकता। और जनमानस की हानि होना सबसे बड़ा दुखद है। आप प्रशासनिक रूप से अपने कितने भी ढिंढोरे पीटते रहे, आदमी के जाने के बाद शायद आदमी आना बहुत मुश्किल है। ये भी प्रशासनिक स्थिति को सोचना चाहिए कि ऐसा कोई सैटेलाइट नहीं है, ऐसा कोई अपराध नहीं है। फिर भी मैं ये कहता हूं कि प्रशासनिक स्तर पर भय जरूर होना चाहिए प्रशासन का। ठीक है, यही मैं अपने बातों में कहना चाह रहा हूं। धन्यवाद मनोज जी।
निश्चित रूप से सतवीर सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सतवीर सिंह जी, एक बात और है कि डॉक्टर अरविंद सिंह जी जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र की अभी हम पिछले 2-4 दिनों से लगातार खबरें चला रहे हैं। वहां पर प्रशासन लगातार तगड़ी कार्रवाई कर रहा है। कैसरगंज क्षेत्र से डॉक्टर साहब हमारे आते हैं और कैसरगंज पुलिस की अभी हम अभी खबर चला रहे थे, फकरपुर पुलिस खबर चला रहे थे, बड़े पैमाने पर तगड़ी कार्रवाई की है। तो डॉक्टर साहब के क्षेत्र में तो कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन डॉक्टर साहब से हम कहना चाहेंगे कि जो अगर प्रदेश की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ जी की मंशा पर तो सवाल निश्चित रूप से नहीं उठाए जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से माफिया मुक्त प्रदेश बनाने की लगातार योगी आदित्यनाथ जी बात करते रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें वो कामयाब भी हुए हैं, इसी तरीके से खनन माफिया मुक्त भी प्रदेश क्यों नहीं बनाया जा सकता है और सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती है? बुलडोजर कार्रवाई अगर बाकी माफियाओं पे हो सकती है तो खनन माफियाओं पर क्यों नहीं हो सकती, और तब जबकि ये माफिया अब खूनी खेल खेलने लगे हैं। जी से प्रश्न अरविंद जी आपसे सवाल। अच्छा, हाँ मनोज जी, ये आपका कहना सत्य है कि जैसे घटनाएं घटित हो रही हैं, इन घटनाओं को जीरो करने के लिए कुछ आपके माध्यम में, सबके माध्यम चीजों को सब तरफ से इकट्ठा करके कुछ न कुछ जरूर ऐसा कुछ उपाय करेंगे कि इन सबकी पुनरावृत्ति ना हो। और रामराज की अगर स्थापना उन्होंने कहा है तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि हर व्यक्ति, हर परिवार सुखी रहे। उसके लिए जो भी प्रयत्न होगा वो सरकार की तरफ से किया जाएगा, माननीय मोदी जी की तरफ से, और निर्देशित भी किया जाएगा जो भी प्रशासनिक अमला है कि दोबारा इस प्रकार की घटनाएं हमें सुनाई ना देनी पड़े। अन्य जितनी भी घटनाएं हमारे पूर्व सरकारों के में हुई हैं उसकी अगर तुलना की जा रहा है, चाहे वो आपके माध्यम से, अन्य टीवी चैनल के माध्यम से, तो करप्शन में कमी तो है नो डाउट, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जीरो हो गया हो। तो करप्शन हो, इतनी बड़ी 24 करोड़ जनसंख्या हमारे यहाँ है, सबकी मन की जो सोच है उसको हम लोग इतनी जल्दी बदल नहीं सकते। धीरे धीरे करके मन के भाव को बदल करके ही और त्वरित कार्रवाई करके ही उनको उचित दंड दिया जा करके फिर उनके जान पहचान वाले ऐसे दोबारा घटना ना घटाए, ऐसे ही प्रक्रिया कुछ करके तभी हम इस चीज का उन्मूलन कर सकते हैं पूरे प्रदेश में। अगर आपने कहा है तो उसको ऐसे ही कुछ व्यवस्था की जाए जिससे धीरे धीरे करके ऐसी कोई घटनाएं, ऐसा कुछ मिसाल बन जाए कि अन्य व्यक्ति के अंदर ऐसी हिम्मत ही ना हो कि हमने अगर कुछ ऐसा कृत्य किया है तो हमारे वजह से मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार सबके सब परेशान हुए हैं, तो हम ना करें, या हमारा कोई दोस्त यार ऐसी कोई घटना ना घटे जिससे भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं दोबारा होने पाए। इस प्रकार की जरूर व्यवस्था कुछ न कुछ हमारे योगी सरकार जी करेंगे। और इतना बड़ी घटनाएं जो हमारी हुई हैं अभी रोहित जी वाली, इसमें कोई संदेह नहीं, हम सभी लोग उनके शोक को उसमें परेशान हैं। परसों से जैसे घटना सुनी गई है सबके सब लोग चिंतित हैं। मैंने बताया भी था परसों कि सोचिए अभी 21 में उनकी ज्वाइनिंग हुई है, उस दिन शादी उनकी तय हुई, ये सब घटनाएं घटी हैं, तो परिवार अकेला कितनी खुशी मनाया होगा जब नौकरी मिली और इन दरिंदों ने, अपराधियों ने ऐसा कृत्य कर दिया कि पूरा बिजनौर का वो परिवार पूरा बिलख रहा है, परेशान हो रहा है। तो इसमें बहुत बड़ी घटना है और जितनी भर्त्सना की जाए ऐसे अपराधियों की डॉक्टर साहब कम है। डॉक्टर साहब, सख्त कार्रवाई की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये इतने बेखौफ है ये खनन माफिया। अधिकारी अगर रात में ये इस काला कारोबार को ये करते हैं, अधिकारी अगर छापेमारी करता है, उनके सामने जाता है तो उस पर गाड़ियां चढ़ा देते हैं, पत्रकार उनके पास जाता है तो गाड़ियां चढ़ा देते हैं, उन पर हमला करते हैं, पुलिस के लोग जाते हैं तो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं रोहित के साथ क्या हुआ है। तो ये जो मानसिकता है कि हमें, मतलब हमारे काम को जो भी रोकेगा उसको हम रास्ते से भी हटाएंगे और अपना जो कारोबार है उसको हम करते रहेंगे, ये मानसिकता के लिए डर जरूरी है। वो डर कैसे आएगा? इसमें कोई शक नहीं, किसी अपराधी को अगर दुरुस्त करना है तो डर तो होना ही चाहिए जी, चाहे जहां का व्यक्ति हो। जब तक डर नहीं होगा, उसके जो मन के भी मैंने प्रवृत्ति बदलने वाली बात की थी उसमें यही चीज कारगर होगा। जब तक उसके अंदर भय नहीं व्याप्त होगा कि अगर हम ये कार्य करने जा रहे हैं, बेखौफ हो गए करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तब तो वो कार्य को करता ही रहेगा, तो जघन्य अपराध करता ही रहेगा। उसको दंड उचित समय पे मिले और इस रूप में मिले कि उसकी आने वाली पुश्तें याद करें। ये हम तभी इस पे बेखौफ जो मामले हो रहे हैं उसको काबू हम तभी कर पाएंगे। और योगी सरकार का नाम ही काफी है उन माफियाओं के लिए कि उन संज्ञान में अगर आ गया है, जान गए होंगे
जो भी दो बंदे हैं, उपेंद्र जी चाहे प्रदीप जी, कि उनके यहाँ क्या होगा। इनको पता, उनके जानने वाले नात रिश्तेदार ऐसी कोई घटनाओं में जो लिप्त होंगे आज भाग चुके होंगे, वो घर छोड़ के भाग गए होंगे, दूर दूर तक नहीं होंगे। क्योंकि योगी सरकार है, किसी भी सूरत में छोड़ने वाली नहीं है। तो ये सत्य है, लेकिन ये जो घटनाएं घट रही हैं, उनके मन की प्रवृत्ति जब तक डर या भय से नहीं खत्म किया जाएगा, तब तक उन्हें अपराध करते रहेंगे। सत्य है। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े रहिए। आनंद जी के पास आना चाहेंगे। आनंद जी, योगी सरकार से पहले प्रदेश में आपकी सरकार थी, इस तरीके की घटनाएं हालांकि तब भी हुआ करती थी, घटनाएं हर सरकार में होती हैं। क्या लगता है आपको, इस सरकार में घटनाएं ज्यादा हो रही हैं? इस सरकार में घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, जो कि मीडिया भी नहीं दिखा रही है। मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं आनंद जी, आप इसी तरीके के डिबेट में बैठे हैं, इसी विषय को लेके हमने आपको जोड़ा, आप बैठे हो और आप कह रहे हैं कि मीडिया उठा नहीं रही है। अरे आप उठा रहे, जो बड़े चैनल, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जी, जो घर चल रहे हैं, जो प्रोपोगंडा चला रहे हैं, जो मोदी जी के भक्त हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं किया हूँ। जी, आप अपने ऊपर मत लीजिए जी, आप अपनी बात रखिए। अरे हमारे देश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके ऊपर 307 की गंभीर धाराएं थी, मुख्यमंत्री बनते ही वो अपनी धाराएं वापस कर लिए। वो दूसरे की क्या सहायता करेंगे? उनके ऊपर मुकदमे थे। आपके पता कर आनंद जी, आपके नेता भी ऐसा ही कर चुके हैं। विषय से हम अलग जा रहे हैं, फिलहाल खनन पे बात कर रहे हैं। मैं खनन पे ही बात कर रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। गुंडा मवाली बदमाशों में बात कर रहा हूँ जी। वो दिन दहाड़े, पहले तो रात में ये सब घटनाएं होती थी, लेकिन अब तो दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, ट्रैक्टर से रौंद दिया जा रहा है, ट्रक से रौंद दिया जा रहा है। बताइए वो सिपाही की क्या गलती थी? वो बेचारा सिपाही अपनी नौकरी कर रहा है, पता नहीं कौन से जिले का वो रहने वाला, कौन से जिले में जाके वो नौकरी कर रहा है, लेकिन वो उसको 22 से 24 साल का नौजवान, उसे ट्रक से मार के मौत की घाट पर उतार दिया गया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं चाहता हूं कि जो भी अपराधी जात से और धर्म से आप निकलकर आप जनता के बीच जो भी वो अपराधी हो, आप उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करिए। माननीय योगी आनंद जी आपको रोकना चाहेंगे। हालांकि इस मामले पर कार्रवाई भी हुई है और मुठभेड़, जो दोनों आरोपी थे मुठभेड़ में वो घायल भी हुए हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है। कार्रवाई तो हुई है, लेकिन डर क्यों नहीं आ रहा है माफियाओं के अंदर? मैं उस डर की बात कर रहा हूं। मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर कार्रवाई होती है। आप योगी जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। आप किसी बीजेपी किसी पार्टी के नहीं हैं। आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। बताइए, आप सिद्धार्थनगर में, चाहे वो बांदा, हमीरपुर, कहीं किसी भी जिले में कोई भी मार दे रहा है, चाहे वो रौंद दे रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप अधिकारियों को खुला छूट दे रखे हैं। आप अधिकारियों को खुला छूट दे रखे हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं, उन पे लगाम लगाने का काम करिए और सुचारू रूप से प्रदेश में काम करने का काम करिए। निश्चित रूप से आनंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक दर्शक हमारे साथ, सुरेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। तो शायद सुरेश जी का संपर्क कट चुका है। सतबीर सिंह जी आपके पास आएंगे। सतबीर सिंह जी, ये सेटिंग का खेल है जिससे न तो माफिया में खौफ पैदा हो रहा है और सतबीर जी आपको रोकना चाहेंगे। सतबीर जी, इस बीच राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, अब पहले सुनाते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। दूसरी बात, आप सोचिए, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, राजनीति में सबसे पुराना रिश्ता आपके और हमारे बीच में है। यह रिश्ता 100 साल पहले रायबरेली और अमेठी के खेतों में शुरू हुआ था, जब अंग्रेजों के खिलाफ यहां किसान आंदोलन हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी आए, रायबरेली, अमेठी, उत्तर प्रदेश के किसान लड़े थे।
और उस समय भी बदलाव रायबरेली के किसानों ने किया था, अमेठी के किसानों ने किया था, अमेठी रायबरेली के युवाओं ने किया था। और इस बार भी आपने फिर से वही काम किया है। किशोरी शर्मा जी को अमेठी में, मुझे यहां रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के सांसदों को आप लोगों ने जिताया है। माहौल आपने बनाया है, पूरे देश में माहौल आपने बनाया है। आप अपनी शक्ति समझो, पूरे देश की राजनीति आपने बदल दी है। आपने देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे मैं नहीं हूं, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं काम नहीं करता, भगवान मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं करता हूं। पता नहीं कैसे भगवान है उनके, 24 घंटा अदानी जी और अंबानी जी की मदद करवाते हैं। मगर आपने फोटो देखी होगी कि नरेंद्र मोदी जी संविधान को ऐसे पकड़े थे, यूं कर रहे थे ना, देखा आपने? ये आपका काम था, ये आपने करवाया है। देश के प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। अब देखिए, अब यह भी मत सोचिए कि काम खत्म हो गया है, ये अभी काम शुरू हुआ है, ये शुरुआत है। हिंदुस्तान ने मैसेज भेजा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी का विजन अच्छा नहीं लगता, हमें नफरत नहीं चाहिए, हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए और हमें नया विजन चाहिए देश के लिए। और अगर देश को नया विजन देना है तो भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश से ही देना होगा। और उत्तर प्रदेश ने मैसेज दिया है कि इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम चाहते हैं, देश में चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम चाहते हैं। तो काम क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम, जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए, राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है
ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी। हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। और शुरुआत आपके दिल में हुई थी। तो बदलाव आप लाए हैं, तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि जो सच्चे मुद्दे हैं देश के सामने, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, ये मुद्दे उठाए जाएं और गरीबों की मदद करने की पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो। अग्निवीर, अब भैया मैं आपको बता रहा हूं, अब हमारे पास पार्लियामेंट हाउस में सेना बैठी हुई है, सेना बैठी हुई है। इस बार हमारी पूरी कोशिश होगी, ऑपोजिशन में बैठे हैं मगर अग्निवीर को ऑपोजिशन में रद्द करने की कोशिश करेंगे। तो आपने हमें इतनी शक्ति दी और ये सिर्फ आपने राजनीतिक डिसीजन नहीं लिया है, ये आपने जो वोट दिया है और रायबरेली के हर एक व्यक्ति ने जो दिया है, ये राजनीतिक डिसीजन नहीं था, ये मोहब्बत का डिसीजन था और इस बात को मैं जिंदगी भर नहीं भूलने वाला हूं। अमेठी की जनता से भी कहना चाहता हूं, मैं रायबरेली का सांसद हूं मगर जो मैंने आपसे कहा था, जो भी रायबरेली में होगा वो अमेठी में भी होगा। तो आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने हिंदुस्तान की राजनीति बदल दी, आपने प्रधानमंत्री को ऐसे करवा दिया और आपने पूरे देश को मैसेज दिया कि हम नफरत के खिलाफ हैं, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और देश की राजनीति बदलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। शहर अध्यक्ष से आग्रह है कि धन्यवाद दें। शहर अध्यक्ष धीरे धीरे आपका आभार व्यक्त करें। तो अमेठी और रायबरेली पहुंचे राहुल और प्रियंका। अमेठी और रायबरेली की जनता को उन्होंने धन्यवाद दिया है। जीत के बाद पहली बार जनता के सामने पहुंचे हैं राहुल और प्रियंका। अमेठी और रायबरेली की जनता को उन्होंने धन्यवाद दिया है। किशोरीलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद हैं। मंच से जनता को उन्होंने संबोधित करते हुए जनता का धन्यवाद दिया। आपको बता दें, काफी उत्साहित नजर आए राहुल गांधी। रायबरेली और अमेठी की जीत के बाद उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। अंत में जो मेरी बहन ने यहां मेहनत की, 2 घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रियंका का और आप सबका। एक और आइडिया है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो रायबरेली और अमेठी पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उन्होंने रायबरेली और अमेठी की जनता को धन्यवाद दिया है। जीत के बाद काफी उत्साहित नजर आए राहुल गांधी और भाजपा के साथ साथ खासतौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को एक बार फिर निशाने पे लिया। उन्होंने कहा कि रायबरेली की अमेठी की जनता ने प्रधानमंत्री को माथे पर संविधान रखवा दिया और प्रधानमंत्री
हारते हारते बचे हैं वाराणसी से, ये राहुल गांधी का कहना। तो धन्यवाद। कार्यक्रम रखा गया था, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसमें शिरकत करने पहुंची। अमेठी और रायबरेली की जनता इसमें बड़ी संख्या में शामिल हुई है। किशोरीलाल शर्मा अमेठी से सांसद चुने गए हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और अमेठी और रायबरेली की जनता को उन्होंने धन्यवाद किया। और इस बीच हमारे खनन के मसले पर हम बात कर रहे थे, इस बीच हमारे मेहमान जुड़े, डॉक्टर अरविंद जी जुड़े हमारे साथ, उनका भी शुक्रिया। और सपा नेता हमारे साथ आनंद राय जी जुड़े, उनका शुक्रिया। और सतवीर सिंह जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। समय की प्रतिबद्धता की वजह से कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए की न्यूज इंडिया। ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल सम्मकूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।